हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में भूगोल विषय को हम पढ़ रहे हैं। आगामी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है, उस सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ वन बाय वन हमने आपको वीडियो अपलोड किए हैं हमारे चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर। अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को पुश नहीं किया है, तो आप उसको जल्द से जल्द करें ताकि इन बाकी 4-5 दिनों में मैं कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिंदु मैं आपको बताना जा रहा हूँ। वो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस लेक्चर में चैप्टर 8 वाटर रिसोर्स जल संसाधन में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होगी, हम उसकी चर्चा करते हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को देखें, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, और ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपकी उस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक हो सकती है। चलिए हम चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम देखते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल प्रबंधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन होता है क्या। आपको ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट हमें क्यों करना आवश्यक है, वाटर मैनेजमेंट करने से क्या इसकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस आने वाले भविष्य में इसकी जरूरत हमें पड़ती है। देखिए, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल प्रबंधन जो हम करते हैं, ये जल प्रबंधन हम किसे कहते हैं, तो इसके लिए जो प्रमुख आवश्यकता है वो प्रमुख आवश्यकता क्या है, बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, यानी हम जल प्रबंधन क्यों करना चाह रहे हैं, जल प्रबंधन करने का कारण क्या है कि जो भारत में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है और जब जनसंख्या बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति को, जीव जगत को, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, इन सभी को जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या, मानव की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या में एक सीमा हमेशा क्रॉस करती जा रही है। उस जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को जल का प्रबंधन करना आवश्यक है। जितना हमें जरूरत हो, जितनी हमारी आवश्यकता हो, उतना ही हम जल का प्रयोग करें और अन्य जो राशि जल की बची हुई है उसे हम क्या करें, मैनेजमेंट करें, उसका प्रबंधन करें। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि उसका कारण क्या है, ये बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमें जल का प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा और आने वाले भविष्य में जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में यदि आज हम हैं तो आज भी हमें जल का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है, जल का प्रबंधन हम जो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जल का प्रबंधन हम जो करते हैं इसका एक कारण तो क्या हो गया कि बढ़ती जनसंख्या, इसके कारण हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारा मॉनसून है, हमारा जो मॉनसून है, उस मॉनसून की नंबर 1, इस मॉनसून की क्या है, अनियमितता।
मॉनसून की क्या है अनियमितता, यानी मॉनसून का कोई नियम नहीं है, मॉनसून का कोई नियम कि इस तारीख को आ जाएगा या इस सप्ताह में आ जाएगा या ये 10 घंटे में 5 घंटे में आ सकता है या आ जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मॉनसून की जब कोई नियम नहीं है, मॉनसून के आने का जब कोई नियम नहीं है, तो यही कारण होता है कि जल में कमी आती जाती है। जो फ्रेश वाटर जल होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, पीने योग्य जल होता है मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, वनस्पति के लिए, तो वो जो मॉनसून में जो कमी हो रही है, जो वर्षा में जो कमी है, जो अनियमितता है, वो जब नियम से नहीं आती है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को जल का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। तो मॉनसून की क्या है अनियमितता, और दूसरा क्या है मॉनसून का, मॉनसून की क्या होगी अनियमितता हो गई, और साथ ही साथ क्या हो गया कि अनिश्चितता। दूसरा क्या हो गया अनिश्चितता, यानी कि निश्चित समय भी नहीं है कि यह 2 माह तक संपूर्ण वर्षा करेगा या 3 माह तक संपूर्ण वर्षा करेगा या 2.5 महीने तक संपूर्ण वर्षा करेगा, ऐसी इसकी कोई अनिश्चितता भी नहीं। अनियमितता यानी कोई नियम नहीं है, किस समय पर आएगा नहीं पता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले आएगा, 4 दिन बाद आएगा, तो कोई नियम नहीं है और कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि इतनी वर्षा कर पाएगा या इतनी वर्षा अधिक होगी या इससे कम वर्षा होगी या 50% 50% होगी, ऐसा इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जल प्रबंधन हम क्यों कर रहे हैं, जल प्रबंधन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या और मॉनसून की अनियमितता और अनिश्चितता का कारण हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष में बाढ़ व सूखे की समस्या, बाढ़ में सूखे की समस्या के कारण भी जल का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। बाढ़ में सूखे की समस्या क्यों, क्योंकि जहां कहीं अधिक वर्षा हो जाती है, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वहां बाढ़ जैसी हालत, फ्लड जैसे हालत होते हैं, और जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि टन मिलियन मात्रा में जो होता है वो बाढ़ के द्वारा, जो फ्रेश वाटर जल होता है, वर्षा का जल होता है, वो नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा समुद्र में जाकर मिल जाता है, यानी कि कुल मिलाकर क्या होता है वेस्टेज हो जाता है, वो हमारे किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता। वही दूसरी ओर सूखे की समस्या, अब सूखे की समस्या मतलब जहां पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, एक जगह तो ऐसा जहां वर्षा बहुत अधिक हो रही है और एक जगह ऐसा है जहां वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। सूखे की समस्या, अगर सूखे की समस्या होगी तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें जल की आवश्यकता होगी, हमें वर्षा की आवश्यकता होगी। जब जल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, वर्षा या मानसून की अनियमितता अनिश्चितता है, हमें मानसून प्राप्त नहीं होगा, वर्षा प्राप्त नहीं होती, तो फिर वहां क्या होता है सूखे की समस्या होती है। वहां वर्षा जल प्राप्त नहीं होगा, वहां जल प्राप्त नहीं होगा, तो वहां पे हालात कैसे हो जाएंगे, वहां पर अकाल पड़ेगा, वहां अकाल जैसी समस्या होगी। वर्षा की कमी मतलब जल की कमी हो जाएगी, ठीक है। जल की कमी के साथ साथ चारे की कमी हो जाएगी, चारे की कमी, क्योंकि पशु जो होगा वो क्या खाएगा, चारा खाएगा, चारे की कमी हो जाएगी। वर्षा की कमी हो जाएगी, और वर्षा और चारे यानी वर्षा की कमी से चारे, वर्षा की कमी है, जल की कमी है, तो चारे की कमी होना निश्चित है, और वर्षा की कमी होगी तो अन्न यानी कि खाने योग्य, मानव के जो खाने योग्य खाद्य आपूर्ति के लिए जो अन्न होगा, गेहूं होगा, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो हमने देखा कि सूखे की समस्या के कारण, इसके कारण सूखे की समस्या के कारण क्या होगा, अकाल पड़ेगा। सूखे की समस्या के कारण क्या होगा, अकाल होगा, अकाल होगा तो जल की मात्रा में कमी आएगी, वर्षा नहीं हो पाएगी तो वर्षा में कमी हो जाएगी,
चारे में कमी आ जाएगी, पशु के लिए उपयोगी क्या होगा, चारे में कमी, और फिर अन्न जो खाने योग्य अनाज होगा, गेहूं होगा, वो भी हमें मानव को नहीं मिल पाएगा। तो ये सूखे की समस्या के कारण होगा। और यदि बाढ़ की समस्या है, यदि बाढ़ की समस्या अधिक होगी तो फिर क्या होगा, त्रासदी आएगी। बाढ़ के साथ क्या होगा, त्रासदी होगी। लोगों के आवास, मकान, आवास बह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे त्रासदी के कारण। लोगों के जो रोजगार के साधन होंगे, जहाँ उन्हें छोटी छोटी दुकानें लगा रखी होगी, ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बाढ़ का पानी अधिक आएगा, वो एकदम से सारा साफ कर देगा। मतलब मनुष्य के जो खेत खलिहान है, जहाँ उनकी फसल उग रही है, उसे समाप्त कर देगा। तो वर्षा अधिक हो जाना ये भी हानिकारक है, तो मतलब बाढ़ की सिचुएशन हो जाएगी। और यदि वर्षा नहीं होती है तो सूखे की समस्या, तो ये भी समस्या है, दोनों ही समस्या है। इन दोनों ही समस्याओं को निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल प्रबंधन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जल प्रबंधन करना पड़ेगा। और जल प्रबंधन क्यों आवश्यक हो गया, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें जल की मात्रा चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जल की मात्रा चाहिए। यदि जल नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या की मांग अधिक होगी, और जब जनसंख्या की मांग अधिक होगी तो फिर क्या होगा, हमें उचित रूप में पेयजल प्राप्त नहीं होगा। और हमारा जो मानसून है, ये हमारा मानसून भी कैसा है, हमारा मानसून कैसा है, अनियमित है। और हमारा मानसून कैसा है, अनिश्चित है। अनियमित और अनिश्चित होने के कारण मानसून उतनी वर्षा नहीं कर पाता जितनी हमें उसके लिए उम्मीद होती है। इसलिए हमें जल का प्रबंधन करना है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भविष्य के लिए जल प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, भविष्य के लिए जल प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, इसके कोई दो उपाय बताएं, या इसके होने से क्या प्रॉफिट, क्या लाभ हो सकता है, वो बताएं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉट द पॉइंट? तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बहुउद्देशीय, इसको ऐसे लिखिए, बहुउद्देशीय जल परियोजना, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय जल परियोजना बहुउद्देशीय जल परियोजना किसे कहते हैं, या बहुउद्देशीय जल परियोजना क्यों आवश्यक है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बन गया, बहुउद्देशीय जल परियोजना किसे कहते हैं, या बहुउद्देशीय जल परियोजना क्यों आवश्यक है। ठीक है, यह वर्तमान समय में बहुउद्देशीय जल परियोजना की क्या महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है बहुउद्देशीय जल परियोजना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन वर्तमान की दृष्टि से। अभी इससे पहले हमने पढ़ा जल संसाधन, जल प्रबंधन को पढ़ा था, जल प्रबंधन मैनेजमेंट यानी कि वाटर मैनेजमेंट, और ये क्या हो गया, बहुउद्देशीय जल परियोजना। यानी समझ लीजिए वो छोटा पार्ट था, ये बड़ा पार्ट हो गया। देखिए, इसमें हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, इसमें क्या शामिल हो सकता है कि हम इसको ये वेरीफाई कर सकें कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है बहुउद्देशीय, ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं इसकी। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, और महत्वपूर्ण बात है सबसे पहले कि बहुउद्देशीय जल परियोजना क्या है। तो जितनी भी नदियां हैं, पहले हम ये समझ लें, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं
नदियों पर हम क्या करें, बांध बनाए। नदियों पर हम क्या करें, बांध बनाए, बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स बनाए। जब 10th कक्षा 10 के मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ज्योग्राफी संबंधित, तो हमारा पहला ही चैप्टर था जल संसाधन। वहां मैंने प्रत्येक परियोजना पर, चाहे वह दामोदर घाटी परियोजना हो, बाखड़ा नागल परियोजना हो, हीराकुंड परियोजना हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, उन पर मैंने वीडियो अपलोड किया। ठीक है, तो हमने वहां चर्चा की कि बहुउद्देशीय जल परियोजना किसे कहते हैं, कि क्या होती है। तो देखिए नदियों पर हमें क्या बनाना है, बांध बनाने पड़ेंगे। जब तक हम नदियों पे बांध नहीं बनाएंगे, ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये सफल नहीं होगी। ठीक है, तो नदियों पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, बांध। अब जब नदियों पे बांध बनेंगे तो होगा मेन बात, जब नदियों पे बांध बनेंगे तो बांध बनने से क्या होगा, नंबर 1, बांध बनने से क्या होगा, बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या से निजात पाया जाएगा। कि जो जिन नदियों में बहुत अत्यधिक मात्रा में जल आता है, अत्यधिक मात्रा में जल की उनकी क्षमता होती है और वह जल रुक नहीं पाता है, वह जल बिना रोके हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो जल आगे की ओर बह जाता है और वह जल समुद्रों में चला जाता है। तो जो जल नदियों के द्वारा जो जल आ रहा है बहुत विशाल मात्रा में, और जब वो अनियंत्रित होता है तो बाढ़ की समस्या बना देता है, बड़े क्षेत्र में बाढ़ ला देता है, संपूर्ण उस क्षेत्र में जल ही जल इकट्ठा जाता है और बड़े बड़े आवास, खेत खलियान, मनुष्य जहाँ रहता है, पशु जगत जहाँ रह रहा है, वो सबको समाप्त कर देगा। तो इस बाढ़ बन जाने से, बांध के बनने से हम बाढ़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। हम उस जल को धीरे धीरे स्टोरेज कर सकते हैं, उस जल को हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, आगे की ओर भेज सकते हैं, या उस जल को बांध के माध्यम से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यदि बांध हम बना देते हैं तो बाढ़ की समस्या से हम क्या कर लेंगे, निजात। नंबर 1। नंबर 2 अभी हमने पढ़ा कि सूखे की समस्या, सूखे की समस्या से निजात। देखिए पहले हमने बाढ़ की समस्या से निजात पाया, अब हम सूखे की समस्या से निजात पाएंगे। देखिए सूखे की समस्या से निजात कैसे पाया जा सकता है, जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, जिस क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता है, जिस क्षेत्र में वर्षा अनिश्चित होती है, उस क्षेत्र में यदि कोई बहुत बड़ी नदी गुजर रही है, जैसे हम बात करें ऑन मैप हम बात करते हैं, जैसे ये रीजन है उत्तराखंड, उस उत्तराखंड रीजन से 2 विशाल नदियां निकल रही हैं। उत्तराखंड रीजन से 2 विशाल नदियां निकल रही हैं, यमुना, गंगा नदी। गंगा की जो सहायक बनती है अलकनंदा नदी, जिनका देवप्रयाग में संगम होता है, भागीरथ के अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, गंगा नदी कहलाती है। तो बड़ी नदी और अन्य भी नदियां, सतलज है, यहाँ दक्षिणी पठारी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पश्चिम बंगाल वाले स्थान पर दामोदर नदी है, उड़ीसा वाले स्थान पर महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। ये जो पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो भारत में इतनी विशाल नदियां हैं, इनमें जल की मात्रा बहुत अधिक रहती है। ग्लेशियर की जो नदियां हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं, विशेषकर यमुना नदी, गंगा नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ये ग्लेशियर वाली नदियां हैं, हिमनद वाली नदियां हैं, जिनमें वर्ष भर जल की मात्रा रहती है। जबकि जो प्राकृतिक की पठारी नदियां हैं, विशेषकर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो वर्षाकालीन नदियां, जो वर्षा के समय यानी जब मानसून का समय शुरू होता है, प्रारंभ होना शुरू होता है और जब मानसून समाप्त हो जाता है, जब तक ये नदियां रहती हैं, यानी कि वर्षवाहिनी नदियां हैं, वर्ष में वर्षावाहिनी नदियां हैं, जब तक वर्षा होती है तब तक नदियां चलती है। लेकिन गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, सतलज है, सिंधु है, ये जो नदियां हैं प्रमुख ये हिमनद वाली नदियां हैं, वर्ष भर जल की मात्रा रहती है, क्योंकि हिम का पिघला हुआ जल इन नदियों में आता है। तो सूखे की समस्या से निजात पाना मतलब नंबर 1 बाढ़ की समस्या से निजात पा रहे हैं, नंबर 2 सूखे की समस्या से निजात पा रहे हैं। सूखे की समस्या से निजात कैसे पा रहे हैं
कि जिस क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में मानसून प्रभावी नहीं हो रहा, जिस क्षेत्र में मानसून अनिश्चित अनियमित है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में यदि कोई बहुत बड़ी विशाल नदी गुजर रही है तो हम उस पर क्या बना रहे हैं, बांध। और उस पर यदि हम बांध बनाएंगे तो उस बांध से हम छोटी छोटी नहरें निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा नहरें निकालने से क्या होगा, हम पानी को डाइवर्ट कर देंगे। और जब पानी डाइवर्ट हो जाएगा, जल विभाजन हो जाएगा, जल बढ़ जाएगा, तो जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही वहां हम उस जल को पहुंचा सकते हैं। तो सूखे की समस्या से क्या पाया जा सकता है, निजात। वहां पर कृषि हो जाएगी, मनुष्यों को पीने के लिए पेयजल मिल जाएगा, पशु को पीने के लिए जल मिल जाएगा, ऐसे कार्य हो सकते हैं। तो सूखे की समस्या से हम क्या पा सकते हैं, निजात। कब, जब बांध बने बड़ी विशाल नदियों पर, जब बांध बन जाएगा तो पहला बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी, सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया आपको। नंबर 3, आगे क्या हो सकता है, नंबर 3 देखें। बिजली उत्पादन, यानी विद्युत का उत्पादन भी हमें करना आवश्यक है। विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हमें करना है। घरों में जो हम ट्यूबलाइट जला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब चल रहे हैं। उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें संचालित है, ये बिजली से, विद्युत से संचालित है। तो इसका उत्पादन भी हम किससे कर रहे हैं, बड़े बड़े बांधों से। बड़े बड़े बांधों पर बहुत ऊंचाई से जल गिराया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है और उससे फिर जल विद्युत हमें उत्पन्न होती है और हमें प्राप्त होती है। तो यदि बांध नहीं होंगे तो जल को ऊंचाई से नहीं गिराया जा सकता। जल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हमें प्रोड्यूस करना है, उत्पादित करना है, तो जल की आवश्यकता होगी। और जल यदि बह जाएगा, जल पर, नदियों पर हम बांध नहीं बनाएंगे, नदियों के द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगा, महासागरों में मिल जाएगा, सागरों में मिल जाएगा, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तीसरी समस्या का भी हम क्या कर लेंगे, निजात पा लेंगे, यानी हम बिजली का उत्पादन करेंगे किसके कारण, बांध के कारण। नंबर 4 में क्या करना है, नंबर 4 में पेयजल की आपूर्ति। नंबर 4 पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति अभी मैंने बताया कि यदि हम नदियों का जो जल है वहां बांध बनाकर यदि हम कार्य करें, बांध बनाकर हम उस जल को रोक सकते हैं और उस जल को हम फिल्टर करें, तो उस जल की काफी राशि, उस जल की काफी मात्रा हम पेयजल के रूप में मनुष्यों को दे सकते हैं, पशु जगत को दे सकते हैं, वनस्पति को दे सकते हैं। तो पेयजल की आपूर्ति हम करा सकते हैं, कब, जब बांध बनेगा। ठीक। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई। क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमारा जो मानसून है वो अनियमित है, हमारा मानसून अनिश्चित है, अनियमित है, अनिश्चित है, इसलिए वर्षा नहीं हो पा रही। और जब वर्षा नहीं होगी तो फिर हमारे खेतों में जो किसान कार्य कर रहा है, हमारे लिए फसल उगा रहा है, वो फसल नहीं हो पाएगी। और जब फसल नहीं होगी तो फिर हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए क्या कि जो मानसून नहीं हो पा रहा है उसकी भरपाई करने के लिए हमें सिंचाई करनी पड़ेगी, इरिगेशन का हमें मेथड यूज में लेना पड़ेगा। और वो किसके कारण होगा, वो जल के कारण ही हो सकता है। और हमारे पास इतना जल नहीं है कि हम कुओं के माध्यम से या बोरवेल के माध्यम से, इतनी शक्ति नहीं, इतनी पूंजी नहीं है कि हम उसके माध्यम से हम सिंचाई कर सके। तो हम क्या करें कि जो हमें प्रकृति ने जो हमें नदियाँ उपलब्ध करवाई है, इस पूरे भारतवर्ष में विशाल विशाल नदियाँ हैं, सिंधु है, सतलज है, गंगा है, यमुना है, इतनी जो विशाल नदियाँ हैं, उनका जल जो प्रयोग नहीं हो पाता है उसका हम प्रयोग कर पाए। और उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो हम सिंचाई जैसी जो सुविधा है, सिंचाई जैसा जो मेथड है, हम उसको यूज में ले पाएंगे और इस बांध के माध्यम से हम ये कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मछली या मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण क्या कर सकते हैं, संरक्षण। तो देखिए ये सब इतनी चीजें जो है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बाढ़ की समस्या से निजात पा रहे हैं। नंबर 1
क्या कर रहे हैं, बाढ़ की समस्या से हम निजात पा रहे हैं। किसके कारण हो पा रहे हैं, ये बांध बन जाने का। यदि ये बांध नहीं बनेगा, नदियों पे बड़े बड़े बांध नहीं बनेंगे तो बाढ़ की समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। नंबर 2, सूखे की समस्या। ठीक है, सूखे की समस्या इंपॉर्टेंट, सूखे की समस्या से निजात पा लेंगे। बिजली का उत्पादन हमें करना होगा, तो बिजली का उत्पादन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बांध डैम बनाने पड़ेंगे, वहां पे बड़े बड़े टरबाइन लगाने पड़ेंगे और जल को ऊपर से गिराना पड़ेगा, इसके माध्यम से बिजली उत्पादित हो सकेगी। उस जल को हम फिल्टर में ले जाकर उसे शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध करने के बाद हम क्या, हमें पेयजल प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य को, जीव जंतु को, वनस्पति को हम जल उपलब्ध करवा सकते हैं, उनकी आपूर्ति उपलब्ध करवा सकते हैं। सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो अनिश्चित है, अनियमित है। कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है। वर्षा अधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, वर्षा कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है। कोई नियम नहीं है कि कितने समय से आएगा, 1 माह से, 2 माह से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, अनिश्चित है। कहाँ मात्रा अधिक, कहाँ मात्रा कम। तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी नहरों के माध्यम से हमें खेतों तक सिंचाई करवानी पड़ेगी। मत्स्य को उत्पादन करना पड़ेगा, पीछे तालाब बनाकर हम वहाँ हमारा किसान जो है वो मत्स्य उत्पादन कर सकता है। और साथ ही साथ जब हमें सिंचाई हमें मिलती रहेगी, पेयजल हमें मिलता रहेगा, तो हम पेड़ पौधे भी उगाएंगे, उसका आसपास हम हरियाली भी रख सकते हैं, तो इससे पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा। इस प्रकार से तो बहुउद्देशीय जल परियोजना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुउद्देशीय जल परियोजना क्या है या बहुउद्देशीय जल परियोजना क्यों आवश्यक है। कहने का मतलब क्या हो गया, बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो गया। देखिए, बहु मतलब बहुत, बहुत सारे, उद्देश्य क्या हो गया कि हम एक उद्देश्य रखते हुए नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्य रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, इस जल परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। यानी हम नहरों पर क्या बना रहे हैं, हम नहरों पे बांध बना रहे हैं, हम नहरों पे क्या बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं। और बांध के माध्यम से, यानी डैम्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, बिजली उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई, मत्स्य उत्पादन, पर्यावरण का संरक्षण, अन्य कार्य हम पूर्ण कर रहे हैं। यानी उद्देश्य एक नहीं है दोस्तों, उद्देश्य एक नहीं है, उद्देश्य क्या है, अनेक है। तो जब उद्देश्य अनेक होंगे, उद्देश्य कैसे देंगे, बहुउद्देश्य देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो ये है बहुउद्देशीय जल परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम कुछ और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई। जल प्रबंधन किसे कहते हैं, क्यों आवश्यक है। बहुउद्देशीय जल परियोजना किसे कहते हैं या क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखें, एक क्वेश्चन ये है, इस तरह से बन सकता है, केंद्र पे राज्य सरकार, केंद्र में राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना, केंद्र में राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 नाम बताइए। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसी योजनाएं जो केवल और केवल केंद्र सरकार की हो, केवल किसकी हो, केंद्र सरकार की हो, और ऐसी योजनाएं जो केवल और केवल किसकी हो, राज्य सरकार की हो। आगे समझ में आपको, जिस बहुउद्देशीय परियोजना में केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है वे केंद्र की परियोजना की रहेगी, और जिस परियोजना में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है वो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगी। तो कहने का मतलब इन दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो पूछ लेगा केवल केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 नाम बताइए, केवल नाम बताने आपको, और या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य सरकार की 4 बहुउद्देशीय योजनाओं के नाम बताइए।
जैसे हम पढ़ते हैं भाखड़ा नागल डैम परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है, चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है, ऐसे हम नाम पढ़ रहे हैं, माही परियोजना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार पूछता है तो केवल केंद्र सरकार की परियोजना के नाम लिखना है, और यदि राज्य सरकार की परियोजना के बारे में पूछा तो केवल आपको राज्य सरकार की परियोजना के बारे में ही लिखना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए केंद्र सरकार की योजना है नंबर 1 भाखड़ा नागल परियोजना, एक आप ही लिख सकते हैं। नंबर 2 हीराकुंड परियोजना लिख सकते हैं। नंबर 3 टिहरी बांध परियोजना लिख सकते हैं, टिहरी बांध परियोजना लिख सकते हैं। नंबर 4 हीराकुंड हो गया, टिहरी हो गया, ये एक हो गया रिहंद परियोजना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये परियोजना किसकी होगी? ये केंद्र सरकार की होगी। ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार की परियोजना हो सकती है, राज्य सरकारों की परियोजना हो सकती है। राज्य सरकार की आपको परियोजना देख लेनी है कि राज्य सरकार की कौन कौन। देखिए नंबर 1 राज्य सरकार की जो परियोजना है उसमें नंबर 1 चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। उसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। नंबर 3 हो जाएगा आपकी सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और एक हो जाएगा माही परियोजना। ये 4 परियोजना हो गई, ठीक है। 4 हमने पढ़ ली केंद्र की, तो आपसे 2 भी पूछ सकता है, 4 के नाम पूछ सकता है, ठीक है। केंद्र में 2 भाखड़ा नागल, उसके बाद हीराकुंड, टिहरी बांध परियोजना और रिहंद बांध परियोजना। ऐसे राज्य सरकार की परियोजना देखिए चंबल परियोजना, ये चंबल परियोजना एमपी प्लस राजस्थान की, एमपी प्लस राजस्थान की परियोजना, ये महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है, आंध्र प्रदेश की। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की है, गुजरात की महत्वपूर्ण परियोजना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और साथ साथ इस सरदार सरोवर परियोजना के अलावा गुजरात तो शामिल है ही, साथ में इसके साथ में राजस्थान भी है और एमपी भी है। 2 राज्य इसके साथ और कनेक्ट होते हैं। और यदि माही परियोजना की बात करें तो माही परियोजना में गुजरात और राजस्थान, गुजरात प्लस राजस्थान। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। केवल केंद्र की पूछे तो केवल आपको केंद्र के नाम लिखने हैं। चारों परियोजना मतलब 4 परियोजना के नाम पूछते हैं कि केवल 4 परियोजना के नाम लिखे तो 4 लिखने हैं। 2 की पूछता तो केंद्र के पूछता तो केंद्र लिखना है, राज्य सरकार की पूछे तो राज्य सरकार का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे और इम्पोर्टेंट बिंदु की हम चर्चा करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखें 3 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए। जल प्रबंधन को डिस्कस किया नंबर 1, फिर हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है नंबर 2 और नंबर 3 केंद्र में राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, 4 के नाम लिखिए या 2 के नाम लिखिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण है। तो हम प्रत्येक वीडियो में इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के देंगे ताकि आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो और आपको ये महत्वपूर्ण भी है। इसलिए आप शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, जैसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए थैंक यू, और आगे नोटिफिकेशन आते रहे, आप इसे देखते रहे, आपके लिए महत्वपूर्ण